हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है असेसमेंट प्रोसीजर। इंक्लूड क्या है? इनकम टैक्स ई असेसमेंट स्कीम 2019। असेसमेंट प्रोसीजर में क्या है कि जो असेसमेंट फ़ाइल की जाती है, जो असेसमेंट की जाएगी टैक्स की, तो वो असेसमेंट किस तरीके से की जाएगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका मेथड होगा। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो क्या है, पॉइंट्स हैं कुछ। अदर प्रोविज़न रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर किया था फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम का, उसके कुछ प्रोविजंस हैं जो इस चैप्टर में डिफाइन किए हुए हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले है बिलेटेड रिटर्न्स। बिलेटेड जिसको हम बोलते हैं विलंबित विवरणी। विलंब का मतलब क्या होता है? लेट होना। तो बिलेटेड रिटर्न्स क्या होगी कि रिटर्न तो फाइल की है लेकिन टाइम पे नहीं की, टाइम के बाद की है। यदि कोई व्यक्ति है गत वर्ष की जो उसको रिटर्न करनी थी, इनकम जो स्टेटमेंट है वो फाइल रिटर्न जो करनी थी, उसे जो स्वीकृत समय होता है उसके अंदर दाखिल नहीं की है, तो जो कब वो दाखिल कर रहा है कि जो कर निर्धारण वर्ष का उसकी समाप्ति तक या कर निर्धारण वर्ष पूर्ण होने से पहले जो भी है, अगर वो गत वर्ष की अपनी इनकम स्टेटमेंट है जो वो फाइल कर देता है, टाइम पे नहीं करता, जो लास्ट चैप्टर में पॉइंट भी आया था कि जो फाइल रिटर्न करने की जो लास्ट डेट होती है एक इंडिविजुअल की, अगर हम बात करें तो 31 जुलाई होती है। अगर वो 31 जुलाई तक नहीं करता, इसके बाद करता है, तो वो क्या मानी जाएगी? बिलेटेड रिटर्न्स। देखो एग्जांपल दे रखा है, एक व्यक्ति को कर निर्धारण वर्ष 2020-21 है जो कर निर्धारण वर्ष, तो 19-20 यहाँ पे क्या रहेगा उसका? प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए अपनी जो टैक्स की जो विवरणी है वो 31 जुलाई 2020 तक दाखिल करना क्या था? अनिवार्य था। लेकिन 31 जुलाई 2020 के बाद अगर वो दाखिल करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? बिलेटेड रिटर्न्स कहा जाएगा। इसके बाद है रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। रिवाइज करना, रिवाइज का होती चीज़ कि एक बार वो चीज़ हम कर चुके हैं उसको हम क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज रिटर्न कब होगी कि रिटर्न एक बार तो दाखिल कर दी थी लेकिन उसके बाद भी की जाती है, तो वो क्यों की जाती है? देखो, यदि कोई व्यक्ति है जो इनकम स्टेटमेंट दाखिल करने के बाद उसको पता चलता है कि क्या जो उसने स्टेटमेंट दाखिल की है उसमें कोई छूट या कोई गलती हो गई है, कुछ छूट गया है, कोई स्टेटमेंट रह गई है या कोई मिस्टेक हो गई है, तो क्या करेगा? वो रिवाइज करेगा। रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम है कर निर्धारण वर्ष से पहले या कर निर्धारण वर्ष समाप्त होने तक जो भी पहले होगा, तो वो क्या करेगा? उसको रिटर्न को दोबारा से करेगा। तो इसमें जो संशोधित करने की जो शर्तें होंगी वो क्या होंगी कि ऐसे ही रिवाइज रिटर्न जो फाइल है वो रिटर्न करने की परमिशन नहीं दी जाती। तो जो पहले विवरणी दाखिल की है, जो संशोधित विवरणी जिसके संबंध में दाखिल की जानी है दोबारा, एक तो वो जो दाखिल की है वो टाइम पीरियड में कर दियो, मतलब जो 31 जुलाई तक का टाइम है उस टाइम तक वो कर दी हो। क्या नहीं होनी चाहिए? वो विलंबित नहीं होनी चाहिए, मतलब बिलेटेड नहीं हो। इसके बाद जो गलती हुई है वो जानबूझकर नहीं की है। इसके बाद है डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम। डिफेक्टिव क्या होता है कि कोई डिफेक्ट, हम बोलते हैं कि इस चीज़ में डिफेक्ट है, इसका मतलब कि कोई गलत है, वो चीज़ सही नहीं है। तो डिफेक्ट क्या होता है कि कोई कमी होती है। दोषपूर्ण आय विवरणी, यदि करदाता आय कर जो कर निर्धारण अधिकारी है उसकी सम्मति में करदाता द्वारा दाखिल की गई जो रिटर्न है वो क्या है? दोषपूर्ण है, मतलब उसमें डिफेक्ट है और करदाता को वो सूचित कर देता है। उसने सूचित कर दिया करदाता को कि आपने जो फाइल रिटर्न की है उसमें कोई डिफेक्ट है, तो सूचना प्राप्त होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना चाहिए? करदाता को, एसएससी को वो मिस्टेक है जो वो ठीक कर देनी चाहिए। अगर कर निर्धारण अधिकारी यह अवधि 15 दिन से अधिक बढ़ा सकता है, उसको अगर लगता है कि कोई मिस्टेक ऐसी नेचर की है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो वो उसको बढ़ा भी देता है। अगर 15 दिन के नोटिस मिलने के बाद भी 15 दिन के अंदर जो डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम है उसको ठीक नहीं किया जाता, दोबारा से उस गलती को ठीक नहीं किया जाता, इस टाइम पीरियड में रिटर्न दोबारा से दाखिल नहीं की जाती, तो क्या होगा कि जो पहले विवरणी दाखिल की थी जो डिफेक्टिव थी वो क्या मानी जाएगी? व्यर्थ
मानी जाएगी। तो कुछ अगर कर निर्धारण अधिकारी को लगता है उसको अगर सही लगता है तो वो सुधार करने का मौका भी देगा या ऐसा जो विलम्ब उसने हुआ है उसको माफ़ भी कर सकता है। तो कौन सी ऐसी आयकर विवरणी होगी, कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जब जो रिटर्न फाइल की है वो क्या मानी जाती है, डिफेक्ट उसके अंदर माना जाता है। तो कौन कौन सी है, फर्स्ट है आय के जो विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय, जो हमने अलग अलग हेड के अंदर कर योग्य आय है वो हमने उसको कैलकुलेट की है, जीटीआई निकाली, टोटल इनकम की जब हमने कैलकुलेशन की है तो उसमें कोई स्टेटमेंट है, कोई कॉलम है या तो कोई स्टेटमेंट लगानी थी, कोई कॉलम फिल करना था तो वो फिल करने से रह गया है, छूट गया है, तो ये भी क्या मानी जाएगी, डिफेक्टिव मानी जाएगी। इसके बाद है आयकर विवरणी, आयकर जो विवरणी है, स्टेटमेंट है, उसमें दिखाई गई जो आय के आधार पर देय जो कर की गणना है, स्टेटमेंट है, वो नहीं लगा रखी। मतलब जो जैसे इनकम की स्टेटमेंट लगानी हो साथ में उस फॉर्म के साथ, अगर वो नहीं लगा रखी तो ये मिस्टेक भी हो सकती है। आवश्यक होने पर सेक्शन 44A(b) के अंतर्गत क्या होता है कि अपने ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी होगा और ऑडिटिंग की रिपोर्ट अगर नहीं लगा रखी, अगर टीडीएस कटा हुआ था, मतलब कि सैलरी मिली या और कोई इनकम जब मिली, जैसे कैजुअल इनकम है, तो मिलने से पहले ही टीडीएस कट जाता। बहुत सारी ऐसी इनकम है, एक चैप्टर भी आएगा टीडीएस से रिलेटेड कि कौन कौन सी ऐसी पेमेंट्स की जाती हैं जिनको करने से पहले उसका टीडीएस काटना ज़रूरी है। तो जब वो टीडीएस काटा गया था, कटे हुए एकत्रित करके अगर एडवांस पेमेंट की गई है, अगर सेल्फ असेसमेंट की गई है, तो इसमें जो कर चुकाया है उसका कोई भी जो प्रूफ है वो साथ में नहीं लगाया हो, उसकी कॉपी नहीं लगा रखी, तब भी क्या मानी जाएगी, जो रिटर्न है वो क्या मानी जाएगी, डिफेक्टिव मानी जाएगी। अगर एसएससी का दोष किस सिचुएशन में नहीं माना जाता कि उसने ऐसे स्टेटमेंट साथ में नहीं लगाई, अगर टीडीएस जब कटा था या एकत्रित किया था, कलेक्शन की थी टीडीएस की, तो उस टाइम पे उसका सर्टिफिकेट उसको प्राप्त नहीं हुआ, या जो प्रमाण पत्र है जो उसको मिला है, अगर कर योग्य आय है या उसकी समाप्ति, कर निर्धारण वर्ष की जो समाप्ति होती है कर योग्य आय से रिलेटेड 2 वर्ष के कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख अगर वो 2 साल के अंदर अंदर प्रस्तुत कर देता है तो तब उसकी कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। इसके बाद अगर करदाता अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको नियमित रूप से रखता है और इसकी कॉपी भी उसने साथ में नहीं लगाई है, फाइल के साथ नहीं लगाई है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो सकता है, अगर कोई एकाकी व्यापार है मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है या साझेदारी फर्म है तो फर्म के खाते होंगे, पार्टनर्स के इंडिविजुअल खाते होंगे, तो इन सब को भी क्या करता है, जो करदाता है इनकी कॉपी भी अगर नहीं लगाता है तो वो क्या मानी जाएगी, रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाएगी। इसके बाद यदि करदाता के खाते की ऑडिटिंग होती है और जो रिटर्न के साथ ऑडिटिंग की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा या बैलेंस शीट है, ऑडिटिंग रिपोर्ट अगर वो नहीं लगाता, यदि करदाता नियमित रूप से ही हिसाब किताब है जो नहीं रखता है, तो उसकी टोटल टर्नओवर क्या है, उसका रिवेन्यू क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, उसके जो लेनदार हैं, देनदार हैं, उसके पास अभी भी माल कितना स्टॉक में कितना बचा हुआ है, अंतिम दिन जब गत वर्ष समाप्त हुआ था उस दिन कितना उसके पास कैश था, तो इन सब की जो डिटेल होती है वो जब टैक्स फाइल रिटर्न की जाएगी उसके साथ ही स्टेटमेंट अटैच करनी होती है। अगर अटैच नहीं की जाती तो ऐसी रिटर्न क्या मानी जाती है, डिफेक्टिव मानी जाती है। इसके बाद है एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ए रिटर्न ऑफ इनकम। एग्जेम्पशन कब मिल सकती है, छूट कब मिल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, नोटिफिकेशन जारी करके व्यक्तियों को किसी वर्ग को कोई सूचना देके ये स्पेसिफाइड ऐसी अधिसूचना में ये निर्देश दे सकती है कि इन व्यक्तियों को छूट दी जाती है, इनको अपनी टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करनी, जैसे सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन है जो उसको ये एग्जेम्पशन दी गई है। तो इस तरीके की जो नोटिफिकेशन है, जब बजट आता है, जब फाइनेंस बिल पेश किया जाता है, उस बिल में ऐसी नोटिफिकेशन है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जारी करती है। इसके बाद है कोई डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज आदि दाखिल करने की जो अभिमुक्ति, मतलब कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे डिफेक्टिव रिटर्न की, डिफेक्टिव रिटर्न में क्या था कि आपने ये स्टेटमेंट नहीं लगाई तो डिफेक्टिव मानी जाएगी, लेकिन कर निर्धारण जो अधिकारी है, बोर्ड है, नियम बना के कर निर्धारण अधिकारी को ये ऑर्डर दे सकता है कि आप
अपने एसएससी को ऐसी छूट दे सकते हैं कि उसको कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिसिप्ट है, कोई स्टेटमेंट है, कोई सर्टिफिकेट है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है उसके पास राइट होता है, वही नियम बनाता है। तो नियम बना के वो गाइड कर सकता है, निर्देश दे सकता है असेसिंग ऑफिसर को ऐसी छूट देने से रिलेटेड। अगर कर निर्धारण अधिकारी निर्धारण करते समय इनकी डिमांड करता है तो करदाता को ऐसे सर्टिफिकेट स्टेटमेंट है वो उसके सामने प्रस्तुत भी करने पड़ेंगे। इसके बाद है स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न सम थ्रो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। कोई कर विवरणी प्रस्तुत करता, गवर्नमेंट ने ऐसी अथॉरिटी दी है व्यक्तियों को कि उनके माध्यम से आयकर विवरण दाखिल करने की योजना बनाई है। तो जो बोर्ड है निर्दिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के लिए क्या कर सकता है, आयकर विवरणियाँ तैयार करने के लिए या दाखिल करने के लिए ऐसी योजना बना सकता है कि कोई एथोराइज होगा ऐसा तैयार करता, विवरणी तैयार करता, उसके माध्यम से ही ऐसी रिटर्न है वो दाखिल की जाए। जब ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से जो बोर्ड द्वारा अथोराइज है उसके माध्यम से जब टैक्स फाइल जो रिटर्न है वो की जाती है तो वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर साइन भी करेगा। कर विवरणी तैयार करता मतलब कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसे इस सेक्शन के अंतर्गत बनाई गई जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत टैक्स फाइल रिटर्न करने का जो कार्य है उसके लिए क्या किया जाता है, उसको अथोराइज़ किया जाता है। लेकिन ऐसी जो अथोराइजेशन के थ्रू जो रिटर्न दाखिल करनी है ऐसी परमिशन किसको नहीं दी जाती, एक कंपनी को और ऐसे व्यक्ति को जिसकी अकाउंट की ऑडिटिंग करवाना जिसके लिए कंपलसरी है, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी परमिशन नहीं दी जाती कि जो टैक्स जो रिटर्न प्रिपेयर्स हैं उनके द्वारा ऐसे टैक्स फाइल रिटर्न की जाए। तो गवर्नमेंट उनको ऐसी परमिशन नहीं देती। इसके बाद है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि आयकर विवरणी किसके द्वारा सत्यापित की जाएगी, मतलब वेरीफाई किसके द्वारा की जाएगी। बहुत बार जैसे आप लोग कई बार फॉर्म फिल करते हैं तो नीचे एक डिक्लेरेशन दी होती है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है, सही है, और आप उसके नीचे क्या करते हो, साइन करते हो। तो इसी तरीके से जब टैक्स फाइल रिटर्न की जाती है, जब वो इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है एक व्यक्ति के द्वारा, एसएससी के द्वारा, एसएससी में कोई भी हो सकता है, तो उसमें क्या होते हैं वो वेरीफाई करवाया जाता है कि उसमें साइन करवाए जाते हैं उस करदाता के। तो अलग अलग केस में किस किस के पास ऐसी अथॉरिटी होगी साइन करवाने की। देखो, एक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है जो वो स्वयं कर सकता है। एक व्यक्ति भारत के बाहर गया हुआ है तो उसके द्वारा कोई ऑथराइज व्यक्ति होगा वो उसकी जो रिटर्न फाइल की जाती है उस पर साइन कर सकता है। एक व्यक्ति जो स्वस्थ दिमाग का नहीं है उसका कोई गार्जियन होगा वो कर सकता है। अन्य कोई कारण हो तो व्यक्ति को स्थापित करना संभव नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जो इस संबंध में क्या हो, ऑथराइज हो, तो वो क्या कर सकता है, उसको वेरीफाइड ऐसे फॉर्म को कर सकता है, ऐसी रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। अगर हम बात करें HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो परिवार का कर्ता या परिवार का अन्य कोई सदस्य है जो क्या माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, वो साइन कर सकता है, वो वेरीफाई कर सकता है। कंपनी में क्या होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है किसी कारणवश से और कोई मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है तो जो डायरेक्टर है वो क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। अगर हम फर्म की बात करें तो प्रबंध करने वाले जो साझेदार द्वारा या अन्य किसी वयस्क साझेदार द्वारा ऐसा वेरिफिकेशन की जाती है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें भी अगर किसी को अथॉरिटी दी गई है किसी पार्टनर्स को वो करेगा। अगर किसी हम स्थानीय सत्ता की बात करें तो उसका प्रमुख अधिकारी होगा, कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका सेक्रेटरी हो सकता है, कोई एसोसिएशन है एसोसिएशन का प्रमुख अधिकारी या कोई सदस्य हो सकता है। अन्य किसी केस में जो ऑथराइज पर्सन है जिसको अथॉरिटी दी गई है वही क्या कर सकता है, ऐसा जो फॉर्म है उसको वेरीफाई कर सकता है। तो वेरीफाई करने के बाद क्या होती है कि जिस व्यक्ति ने साइन किए हैं वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसने वो स्टेटमेंट दाखिल की है, जो उसने उसके अंदर इनकम जो जब रिटर्न दाखिल की जाएगी तो जो इनकम दिखाई जाती है उसके अंदर या और कोई स्टेटमेंट वो दाखिल कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट होता है, कोई रिसिप्ट हो सकती है, तो इस सब के लिए फिर वही व्यक्ति क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने ऐसी वेरिफिकेशन की है और मतलब कि वेरीफाई करके अपनी डिक्लेरेशन उसने दे दी है, साइन करके ऐसे फॉर्म को रिटर्न उसने स्टेटमेंट उसने दाखिल कर दी है।